हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स का बी कॉम फाइनल ईयर के क्लास में आपका वेलकम है। तो आज बी कॉम फाइनल ईयर में हम लोग पहुंच गए हैं और अब हम लोग बी कॉम फाइनल ईयर का क्लासेस आपका स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले आज चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले, बी कॉम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा छत्तीसगढ़ का यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज आते हैं, तो जनरली उनका जो टॉपिक है, जो उनका सब्जेक्ट है, जो उनको पढ़ना पड़ता है, वो क्या क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहला, इस बार बीकॉम फाइनल ईयर में आप लोग को पूरा मैं डिटेल करता हूँ। पहला हिंदी, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है हिंदी, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, जो कि 75 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो पासिंग मार्क्स होगा वो 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स का होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार नंबर 2 होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में यार तुम लोग का 75 मार्क्स का इंग्लिश होगा और वो भी 26 मार्क्स का पासिंग मार्क्स होगा। अब चलिए बात करते हैं मेन सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आप लोगों का इनकम टैक्स। ये होता है आपका क्या, इनकम टैक्स। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। नंबर 2 पे होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। नंबर 3 जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो तीन सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंट जो है, तो स्टार्टिंग के जो तीन सब्जेक्ट मैंने आप लोग को बताए हैं, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अब कई लोग बोलेंगे इसको जीएसटी भी बोलते हैं ना। अब आपका नया टैक्स आ गया जीएसटी, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जीएसटी भी कह सकते हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल हम लोग बात करेंगे। ये मैं चीजें पढ़ाऊंगा आपको, मैं जो सब्जेक्ट लूंगा आपका प्रैक्टिकल लूंगा, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग लूंगा। इसके साथ अलग से आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चों इसके साथ आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा तुम्हारा ऑडिटिंग। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी यानी कि क्या, ऑडिटिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो ये चार सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, चार क्या बल्कि ये दो और ये चार, तकरीबन 6, ये 6 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बच्चों लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर यहाँ पे ऑप्शनल वाली बात आती है। हाँ, ऑप्शनल है, इस बार आपका ऑप्शनल है। तो क्या ऑप्शनल है, चलो हम बताते हैं आपको ऑप्शनल क्या क्या रहेगा, आपका डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो देखिए ऑप्शनल क्या क्या हो सकता है। या तो आप मार्केटिंग ले लो, या फिर आप ले लीजिए फाइनेंस, फाइनेंस ले लीजिए। या तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो मार्केटिंग है या तो फिर क्या है आपके सामने, फाइनेंस है। अगर आप मार्केटिंग लेते हैं तो आपको दो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ये आपका पहला सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा इसी के अंडर में वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो मार्केटिंग में अगर आप लोगे, सुन लो ढंग से, मार्केटिंग में अगर लोगे आप लोग तो क्या होगा, आपको ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, इनके साथ आपको दो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग। 100% ये दो टॉपिक क्या है, थ्योरी है। ये दोनों क्या है आप लोगों के लिए, थ्योरी है। ओके, नो डाउट ये क्या है हमारे लिए, थ्योरी है। ठीक। तो ये हो गया। अगर आप फाइनेंस लेते हैं तब भी आपको फिर ये नहीं पढ़ना है, आपको ये दो चैप्टर मार्केटिंग नहीं पढ़ना, तब आपको ये दो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस के साथ फिर आप दो चैप्टर्स पढ़ेंगे, एंड दैट इज योर, पहला होता है आप लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक मिनट यार, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा एक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, ये एक सब्जेक्ट होगा। और दूसरा इसके साथ पढ़ना पड़ेगा आप लोग को फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एफएमओ, इसको शॉर्ट में कहा जाता है एफएमओ। तो ये जो है इसमें फाइनेंशियल मार्केट आपका प्रैक्टिकल होगा 101%, एंड ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है ऑपरेशन वो आपकी थ्योरी कहलाएगी। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल रहेगा और ये आपकी क्या रहेगी, थ्योरी रहेगी। अब आप बोलोगे सर हमको क्या लेना चाहिए, हम मार्केटिंग लेके फाइनेंस, क्लियर हो गया फिलहाल यहाँ तक। हिंदी इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इनडायरेक्ट है, ऑडिटिंग है। ये तो भैया चाहे आप मार्केटिंग लो चाहे फाइनेंस लो, हर हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके। और जहां तक किसकी बात है, ऑप्शनल की बात है, या तो आप मार्केटिंग ले सकते हैं या फाइनेंस ले सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग लेंगे तो इसके साथ दो सब्जेक्ट आपका जुड़ जाएगा,
दोनों ही थ्योरी है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग विपणन के सिद्धांत, और इसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग, सॉरी अंतरराष्ट्रीय विपणन कह सकते हैं इसको। ठीक, ओके। अगर आप फाइनेंस लेंगे तो ये दो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से एक प्रैक्टिकल, इसमें से थ्योरी। आप बोलोगे सर हमको क्या लेना चाहिए, चलिए हम डिस्कस कर देते हैं। देखो बच्चों, अगर आपका फ्यूचर प्लान क्या है वो डिपेंड करता है कि आप फाइनेंस ले आज के डेट पे या मार्केटिंग ले। फ्यूचर प्लान आपका डिपेंड करता है। अगर आप आगे चल के एमबीए करना चाहते हैं, या आगे चल के बी कॉम के बाद अगर आप एम कॉम करना का सोच रहे हैं कि भाई हमको एम कॉम करना है, ये अगर आप सोचते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फाइनेंस की तरफ जाए। कहां जाए? फाइनेंस की तरफ जाए। आप फाइनेंस को चूज करें। तब आपका क्या क्या सब्जेक्ट हो जाएगा? ये सब तो रहेंगे ही, दो एक्स्ट्रा ये सब्जेक्ट रहेगा। इस प्रकार आपके 4 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 4 प्रैक्टिकल एंड 4 थ्योरी हो जाएगा आपका। ठीक। अगर आपका फ्यूचर प्लान ये कहता है कि नहीं भाई हमको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद हम पीजीडीसीए कर लेंगे या इधर उधर हम कुछ भी कर लेंगे, हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मार्केटिंग ले लें। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्व देते हैं कि थ्योरी को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात कर दी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है यार, अभी तो क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम ये है कि कई बार आपके यूनिवर्सिटी पिछले साल भी देखा गया है, कई कई कॉलेज क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे, बहुत कम बच्चे फाइनेंस की तरफ जाते हैं। तो कई कॉलेज लोग शायद फाइनेंस को हटा दिए हैं, हटाए तो नहीं है, लेकिन वो लोग कुछ आनाकानी करते हैं कि नहीं फाइनेंस हमारे कॉलेज में नहीं है, आप मार्केटिंग लो, ऐसा कुछ कहते हैं। अगर आप फॉर्म भरते हो बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म, तो जनरली ये माना जाता है कि भाई बच्चा मार्केटिंग ही लिया है। मतलब अगर आप कुछ नहीं करते हो, कोई तुमको कॉलेज में कुछ आपने फॉर्म नहीं भरा या कुछ फाइनेंस के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो फिर आप मार्केटिंग ही कहलाओगे, आप मार्केटिंग के ही कहलाओगे। आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। फाइनेंस के लिए आपको आपके कॉलेज से जाके बात करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, वो आप अपने कॉलेज में जाके पूछ लीजिए कि भाई फाइनेंस है कि नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, वो आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो हमने बता दिया, तो भाई देख लेना कि आपके कॉलेज में फाइनेंस है कि नहीं है, वो सब आपका पर्सनल मैटर है, आप कॉलेज जाके देख लेंगे। तो आपको फाइनेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। सवाल उठता है क्या सर आप फाइनेंस भी पढ़ाएंगे? बिल्कुल हाँ, फाइनेंस की भी मैं क्लास लेता हूँ, फाइनेंस भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। प्रैक्टिकल जो भी आपका है, सारी की सारे प्रैक्टिकल्स मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट की बात। अब कई बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर कई जनरली सब्जेक्ट हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, हम लोग को दोनों मिलाकर कुछ 50 मार्क्स पाना होता है, 150 मार्क्स का होता है, 75 50 हमको पासिंग मार्क्स होता है, दो सब्जेक्ट को मिलाकर। ग्रुप कौन सा है यार? ग्रुप थोड़ा भूल गया हूं मैं, ग्रुप मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं है, ग्रुप का तो मेरे को याद नहीं है। कभी एक आध दिन क्लास में मैं आपको ग्रुप भी बता दूंगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में है। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या आपने नहीं यार, शायद शायद सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनल ईयर में मेरे ख्याल से कोई ग्रुप नहीं है, जहां तक मुझे पता है। हम लोग के समय में तो फाइनल ईयर में कोई ग्रुप नहीं हुआ करता था, वो भी आपको कॉलेज से पता करना पड़ेगा। जहां तक मुझे पता है कि फाइनल ईयर में कोई ग्रुप नहीं होता है। तो आप भैया सबको अलग अलग समझ के पढ़ो, इंडिविजुअली समझ के पढ़ो, सबको क्या समझ के पढ़ो? इंडिविजुअल, अलग अलग समझ के पढ़ो, वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मतलब इस बार आपको 26 सब में पासिंग मार्क्स पाना है। पासिंग का मत सोचो यार, 100% पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बी कॉम फाइनल ईयर का क्लास, इस सब्जेक्ट की बात करने के बाद बी कॉम फाइनल ईयर का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। तो बी कॉम फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार आपका 3 प्रैक्टिकल रहेगा मार्केटिंग, मतलब 3 प्रैक्टिकल तो गारंटीड पढ़ाऊंगा। तो वो है तुम्हारा इनकम टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स और तीसरा है तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम बात करते हैं टैक्सेशन की, यानी कि अब हम लोग टैक्स की दुनिया में एंट्री करने वाले हैं। टैक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। यहाँ पर टैक्स में कॉमर्स से कोई जोड़ा लेना देना नहीं है, जर्नल एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेजर से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे हर बच्चे को टैक्स समझ में आएगा। टैक्स जो है टोटल रूल वाली बात है।
तो आप लोगों को रूल्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रूल्स को अपन अच्छे से ना बिल्कुल घोट के पी जाएंगे, अच्छे से समझेंगे उस चीज को। तो पहले अपन टैक्सेशन के बारे में जानते हैं, टैक्सेशन क्या है, टैक्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन मीन्स टैक्स, इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक तरह से बोला जाए तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है तुम्हारा इंडियन टैक्स सिस्टम। आप इंडिया में रह रहे हो ना, तो सब देश का अलग अलग रूल्स होता है, अलग अलग एक्ट होता है। तो आज इंडियन टैक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो टैक्स सबसे पहले जानते हैं टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स मीन्स कर, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कर। ये तो आपको बचपन से पता है कि कुछ भी चीज करो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स तो आपको देना पड़ता है। सवाल उठता है सर हम टैक्स देते क्यों हैं, क्या कारण है टैक्स देने का? सवाल उठता है कि सर हम टैक्स क्यों दे। अरे भाई, किसी देश में अगर आप रहोगे, अगर आप भारत देश में रहते हो, भारत देश में रहते हो और किसी प्रकार का इनकम कमाते हो, तो आपको ना टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? भारत देश को टैक्स आपको देना पड़ेगा। यार एक प्रकार से गुंडागर्दी टाइप की बात नहीं हो गई? हफ्ता वसूली टाइप, कई बार फिल्मों में देखते ना, ये देखते कोई मोहल्ले में रहना तो तेको हफ्ता तो देना पड़ेगा, होता है ना ऐसा। तो हफ्ता वसूली वाली बात हो गई। बोले यार टैक्स, यार गवर्नमेंट जो है एक लीगल चीजें है, लीगल एंटिटी की तरह काम करती गवर्नमेंट, और हमसे टैक्स ले रही है, हफ्ता टाइप का ले रही, गुंडागर्दी कर रही है। टैक्स हफ्ते में नहीं लिया जाता, सालाना लिया जाता, लेकिन ऐसा लगेगा तो गुंडागर्दी है। नहीं भाई, अगर आप किसी देश में रहते हो, मान लो अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो और इंडिया में रहकर अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो, किसी प्रकार का इनकम अर्न कर रहे हो, इनकम को कमा रहे हो, तो यार कमा क्यों रहे हो? कहीं ना कहीं आपकी इंडियन गवर्नमेंट आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे रही है जिससे आप इनकम कमा पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप मेरे कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं, क्यों आते हैं भाई? कोचिंग में मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, मुझे फीस देते, मेरी इनकम होती है, मैं उस इनकम को गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनकम कमाने में गवर्नमेंट मेरा हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? देखिए, मेरा कोचिंग जहां पर है उसके सामने सड़क गई है, आपके घर से लेकर मेरे कोचिंग तक गवर्नमेंट ने क्या बनाई है? सड़क बनाई है। सोचो, अगर ये सड़क नहीं बनाई होती गवर्नमेंट ने, तो क्या आप मेरे घर आते थे? आप क्या बोलते? अरे नहीं सर, आपके घर हम नहीं जाते, वहां तो रास्ते ही नहीं है, हमारे घर से लेकर आपके घर तक तो रास्ते ही नहीं है, पूरा कीचड़ विचड़ है, पानी वानी बहते रहता है, हमको तो जाने में हमारा गाड़ी नहीं चल पाता, हम तो फंस जाएंगे, हमको नहीं आ सकते, हम आपके पास नहीं आएंगे। तो क्या मैं इनकम कमा पाता? यानी आपके घर से लेकर मेरे घर तक में सड़क बनी हुई है, करके मैं इनकम कमा पा रहा हूँ, करके मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। या फिर गवर्नमेंट क्या करती? पुलिस व्यवस्था। अगर मान लो मेरे घर से, आप मेरे घर से लेकर यहाँ तक आते हैं और मान लो रास्ते में कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई आपसे आपका साइकिल या मोबाइल फोन ही छीन ले रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सर हम आपके एरिया में पढ़ने नहीं आएंगे क्योंकि आपके एरिया में गुंडागर्दी ज्यादा होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल करने के लिए क्या कर रखा है? पुलिस व्यवस्था रखा है, कानून व्यवस्था रखा है कि अगर इस प्रकार की कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए पुलिस व्यवस्था है, तो पुलिस वाले को गवर्नमेंट क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार सोचो, अगर आप मेरे कोचिंग पढ़ने आते और समय समय पर क्या होता? बम गिरता, दूसरा देश हमारे देश पर क्या गिरा रहा है? बम गिरा रहा है। क्या आप अपने घर से निकलते? क्या आप पढ़ने आते मेरे पास? क्या मैं इनकम कमा पाता, या कोई अपना दुकान या शॉप खोल पाता? क्या वो इनकम कमा पाता? यानी गवर्नमेंट जो है हमारे सोल्जर्स को तैनात की हो, हमारे बॉर्डर पे हमारे आर्मी को तैनात की हो, यानी डिफेंस सेक्टर को भी गवर्नमेंट देख रहा है। पड़ोसी देशों से, आतंकवादियों से हमारे गवर्नमेंट हमारे देश को मतलब सिक्योर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ बम नहीं गिर रहा है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल बेफिक्र होकर इनकम कमा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, वो अपने लोगों के, अपने सिटीजन्स के लिए, या अपने जो जो रेसिडेंशियल जो रेसिडेंट होते हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए एक ऐसा, अपने बिजनेस के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देता है। गवर्नमेंट का काम होता है कि अपने देश के लोगों को ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे कि वो इनकम कमा पाए। देखो, गवर्नमेंट का कभी भी काम, जनरली अपन गवर्नमेंट को क्या सोच लेते हैं मालूम है? हम लोग सोचते हैं यार गवर्नमेंट हमको सब कुछ करके दे, हमको पाले गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का सिर्फ एक काम है, एक बात हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम है, और वो काम क्या है? देश को, सिर्फ गवर्नमेंट का एक काम है कि देश की डिफेंस व्यवस्था देखना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, कम्युनिकेशन, ये सब चीजों को डेवलप करना, और पुलिस व्यवस्था देखना, कानून व्यवस्था देखना, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का हर सिटीजन को पालना नहीं है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे दिया, आपका काम है पढ़ना, सॉरी आपका काम है कमाना। आप उस एटमॉस्फेयर का कितना ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो और कमा सकते हो, आप कमा लीजिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके मम्मी डैडी आपके लिए करते हैं, उनका काम क्या है? आपको जो भी आपकी बेसिक नीड्स की चीजें होती है, पढ़ाई से जुड़ी जो भी चीजें होती है, वो आपको अलॉट कर दी जाती है। आप बुक बोलते हो, कोचिंग पढ़ना आप बोलते हो, आप कॉलेज पढ़ना, फीस, हर चीज वो आपके लिए अलॉट कर देते हैं। अब उसको भुनाना आपका काम है।
अब आप ये भी बोलोगे कि भाई मेरे मेरे पापा जो है मेरे को नौकरी भी लगा के दे या मुझे इनकम के लिए भी कुछ करके दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका जो फर्ज है उन्होंने निभा दिया, आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे दिया कि आप इनकम कमा ले, और बस आपका काम है पढ़ाई करें अच्छे से, और आप भी इनकम एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन सकते हैं, कमाने वाले बंदे बन सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वही चीज गवर्नमेंट का होता है। चलिए फिर से अपन टैक्सेशन में आ जाते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि टैक्सेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, यानी कि हमारे देश की गवर्नमेंट हमको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देती है जिससे हम इनकम क्या कर पाते हैं, जनरेट कर पाते, कमा पाते हैं। तो यार एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देती है, तो क्रिएट करने में हर चीज में पैसा तो लगता है। अब देश का प्रधानमंत्री तो जाके काम नहीं करेगा, देश में अगर सोल्जर्स है, आर्मी, उनको सैलरी देना है, देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनको सैलरी देना है, पुलिस को सैलरी देना है, सड़कें बनाना है, पैसे तो लगेंगे ना गुरु। तो पैसा आएगा कहां से? हम जो टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट उस चीजों को क्या करेगा, उस पर खर्चा करेगा, तो वहां से गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, वहां से गवर्नमेंट इनकम जनरेट करेगा, तो वो इनकम उसको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो ये कारण है टैक्स लगाने का, समझ में आया? ये कारण है क्या लगाने का, टैक्स लगाने का, ये सब कारण है। तो टैक्सेशन के बारे में समझ में आया, टैक्स क्यों लिया जाता है, कंफर्म हो गया? चलिए ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म हो गया। तो क्या सीखा हम लोगों ने? हमने सीखा कि सर इंडियन गवर्नमेंट या हर कोई भी देश की गवर्नमेंट अपने देश के लोगों को या किसी भी रेसिडेंशियल पर्सन को एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देती है जिससे वो इनकम क्या कर पाता है, जनरेट कर पाता है, इनकम वो जनरेट कर पाता है, इस वजह से टैक्स देते हैं। ये हुआ टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए टैक्स कितने प्रकार का होता है बच्चों? टैक्स ना दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या है वो और इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझा दे रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब ये है, मान लो एक पर्सन है, एक बंदा है, ठीक है, इसने कुछ कमाया, इसको टैक्स देना है, तो बर्डन भी इसी के ऊपर आया, टैक्स देना भी किसको है, इसी को है, और जेब से जा भी किसके रहा, पेड भी कौन कर रहा है, यही बंदा कह रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स का बर्डन भी किसके ऊपर पड़ा, इसी बंदे के ऊपर पड़ा, पेड भी किसको करना है, इसी की जेब से पेड करना है, मतलब डायरेक्टली उसी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर रहा है, और पेड भी किसको करना है, इसी बंदे को करना है। इसको हम कहते हैं बच्चों डायरेक्ट टैक्स। इसे हम कहते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स। ओके, ये होता है डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि एक ही बंदे के ऊपर बर्डन पड़ रहा है और पेड भी बेचारा वही कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या एग्जांपल है इसका? इसका एक ही एग्जांपल है, एंड दैट इज योर इनकम टैक्स। क्या है वो? इनकम टैक्स। और एक होता है वेल्थ टैक्स। क्या होता है? वेल्थ टैक्स, जिसको हिंदी में लोग धनकर कहते हैं, धनकर, धनकर कहते हैं। ठीक है, वेल्थ टैक्स मतलब आपको धन वगैरह पे आपको टैक्स देना पड़ता है, वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनकम, जितना ज्यादा आप इनकम कमाओगे उस पे इनकम क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आप मेहनत करोगे कमाओगे, चाहे आप सैलरी से कमाओ, चाहे आप बिजनेस करके कमाओ, कहीं से भी कमाओ, तो आपको उस पे क्या देना पड़ता है, टैक्स। दैट इज योर इनकम टैक्स। उसको कहते हैं अपन क्या, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है, जो करेगा वही भरेगा। ठीक, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। क्या होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट का मतलब क्या मालूम है? बर्डन किसी और बंदे के ऊपर पड़ता है, बर्डन किसी और बंदे के ऊपर पड़ा, बर्डन इस बंदे के ऊपर पड़ा। बर्डन मतलब गवर्नमेंट बोला, इस बंदे को बोला दे बेटा टैक्स दे, गवर्नमेंट बोला दे बेटा टैक्स दे। अब ये क्या होशियारी मारता मालूम है? ये पेड तो यही करेगा, पेड भी यही करेगा, बट जेब इसका नहीं होगा, जेब किसी और का होगा, ये किसी और से लेकर देगा। मतलब टैक्स का बर्डन इस बंदे को, लेकिन इस बंदे से टैक्स लेकर पेड कर रहा है, गवर्नमेंट को अपने नाम से पेड कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन इसके ऊपर पड़ा बट पेड किसके ऊपर, खुद कर रहा है। समझ में नहीं आया? चलो समझाते हैं, इसको एग्जांपल देके समझाते हैं। देखिए कैसे, मिटा दूं इसको, मैं मिटा देता हूं, आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक है, मान लो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। मान लो ये बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन है, इसने अपने देश में, इंडिया में माल बेचा, मान लो सेल्स कर रहा है, कुछ माल बेचा, इंडिया में माल बेच रहा है, बिजनेस कर रहा, माल बेच रहा है। इसने इंडिया माल बेच रहा 100 रुपया का, ठीक है, एक माल है 100 रुपये बेच रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है देख तू इनकम कमाता है, प्रॉफिट कमाता होगा, बिजनेस कर रहा, प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा, इनकम हो रहा, उस पर तू इनकम टैक्स भर। क्या भर? इनकम टैक्स। ठीक है, वो तो इनकम टैक्स दे रहा है। लेकिन अगर तू माल बेच रहा है, तू 100 रुपए का माल बेच रहा है, तो उसमें भी तू हमको टैक्स दे। इनकम टैक्स दे रहा है वो, तू अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे रहा है, वो अलग चीज है। तू माल बेच रहा है तो टैक्स दे,
अगर तू इंडिया में 100 रुपए का माल बेचता है, 100 रुपए का अगर तू माल बेचता है, मुझे उस पर 10% टैक्स दे दे, यानी 10 रुपए टैक्स दे दे। ये बोलता है, क्या कहता है कि भाई अगर तू 100 रुपए का माल बेचेगा तो मुझे 10 रुपए क्या दे दे, उस पर टैक्स दे दे। ये कौन कहता है? इंडियन गवर्नमेंट इसको कहता है। ठीक, तो क्या होता, ये बंदा क्या करता, अगर ये बेचारा 100 रुपए का माल बेचता है तो 100 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देता, तो इसके पास कितना बचता? 90 रुपए। 100 रुपए का माल बेच रहा है, गवर्नमेंट को 10 रुपए टैक्स दे रहा है, 10%, तो इसके जेब में कितना जाता? 90 रुपए। ऐसा नहीं करता ये ऐसा नहीं करता। ये क्या होशियारी मारता मालूम? ये क्या करता है, ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, गवर्नमेंट बोलता है कि देख 100 रुपए का माल तू बेच रहा है, 10% पे टैक्स दे। ये क्या करता है, 100 रुपए का ही माल बेचता है और 10 रुपए उसका टैक्स, यानी 110 रुपए, यानी सामने वाले बंदे से, ग्राहक से कितना लेता मालूम है? 110 लेता है। गवर्नमेंट बोलता है 100 रुपए का माल है, तू 10% टैक्स दे। तो ये क्या करता है, 10 रुपए अपने जेब से नहीं देता है, ये क्या करता है, 100 रुपए के माल पे 10 रुपए टैक्स का जोड़ देता है। 100 रुपए का माल बेच रहा है, 10 रुपए टैक्स का जोड़ दिया, 110 रुपए, यानी सामने वाले कंज्यूमर से, कस्टमर से, नाम ही देखो ना, कस्टमर, ठीक है, कस्टमर से कितना वसूल करता है? 110। 110 वसूल किया, 100 रुपए अपने जेब में डाल दिया और 10 रुपए जो है ना, वो गवर्नमेंट को टैक्स क्या कर दिया? पेड कर दिया। क्या कर दिया? पेड। देखो इसके जेब से नहीं गया टैक्स, किसी और के जेब से गया, कस्टमर के जेब से गया। इनडायरेक्ट टैक्स करता कोई है, भरता कोई है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स की जिम्मेदारी इसके ऊपर आई, लेकिन इसने क्या कर दिया, अपने टैक्स का बर्डन किसी और आदमी के ऊपर शिफ्ट कर दिया, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसे क्या कहते हैं अपन लोग? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से। ये होता है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या एग्जाम्पल है इसका? क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स? तो बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होते हैं बताते हैं हम आपको। तो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहला एग्जांपल, अच्छा मैं दोनों वर्जन बताता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा एग्जांपल ही सुन लो, चलो पहला जीएसटी, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी दिया जाता है। जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ यार अभी टाइम पास नहीं करते, इस एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। कस्टम ड्यूटी हो गया और तुम्हारा जीएसटी, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब अपन इनडायरेक्ट टैक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे कि क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब सारी बातें करेंगे। तो खैर ओके, यहाँ तक अपन इसको ओवर करते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे, अपन इधर बात करते हैं। हम लोग का जो चैप्टर है, हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है? वेल्थ टैक्स तो हमको पढ़ना नहीं है। हमारा चल जो टॉपिक है वो क्या है? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स किस पे लगता है? टैक्स ऑन इनकम। किसी बंदे के टैक्स ऑन इनकम, उसके इनकम पे टैक्स लगता है। जो टैक्स लगता है किस पे लगता है? इनकम पे टैक्स लगता है। ये है तुम्हारा इनकम टैक्स। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। लिख लीजिए इसको, यहां तक नोट कर लेंगे आप सभी, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की। बात करते हैं क्या होता है इनकम टैक्स, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स आया कहां से और क्या चलता था ये देख लेते हैं। तुम लोग मालूम है इनकम टैक्स जो है ना किसका देन है? टैक्स तो एक बात बताओ, टैक्स आपको कब से लगता है? क्या आजादी के बाद से हम लोग टैक्स दे रहे हैं? यार टैक्स जो है ना कई सदियों से चला रहा, राजा महाराजा लोग के जमाने में, इवन कृष्ण भगवान के भी जमाने में टैक्स सिस्टम था, लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो उस जमाने में जो टैक्स होता था ना, उस समय इनकम टैक्स नहीं चलता था। उस समय इनकम टैक्स नहीं चलता था, बल्कि उस जमाने में इनडायरेक्ट टैक्स चलता था। तो सवाल उठता सर ये इनकम टैक्स वजूद में कब आया? कब आया वजूद में? तो इनकम टैक्स जो पहली बार जो इनकम टैक्स एक्ट बना है ऑलमोस्ट 1816 के आस 1860 के आसपास में, या 1861 के आसपास में इनकम टैक्स बना। ये बनाया अंग्रेजों ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? पहले, उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स चलता था। फिल्म देखा होगा आपने लगान। लगान मतलब वो किसानों से टैक्स लिया जाता था, उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाता था, वो एक तरह से वही माल पे टैक्स लिया जाता था। माल बेच रहे हो या माल को उगा रहे हो उस पे टैक्स लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स चलता था। लगान, लगान टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर। और शुद्ध हिंदी बोल रहा लगान, बोलो लगान। तो ये लगान होता है, लगान फिल्म देखे होगे लगान। वो इनडायरेक्ट टैक्स चलता था पहले, लेकिन अंग्रेजों ने 1860-61 के आसपास में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहला होता सवाल क्या कारण क्या था उस समय इनकम टैक्स लगाने का? क्या कारण था कि अंग्रेजों ने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया? हुआ क्या था 1857 में ना पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये तो पता होगा आप लोगों को, स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों को
बहुत, एक तो बहुत उसको लॉस हुआ था अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज एक प्रकार से जो अंग्रेज आए थे वो अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी काम करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय काम नहीं करती थी। देश पे जो राज करता था वो ब्रिटिश कंपनी राज करती थी, और कंपनी का काम क्या होता है, बिजनेस करना। तो बिजनेस करने आई थी तो उनको लॉस हो गया भाई, लड़ाई करने लगे, लड़ाई पे खर्चा होने लगा, तो उनको क्या हो गया, लॉस होने लगा, लॉस हो गया। दूसरा, एक तो लॉस हुआ उन लोग को, उनको लॉस को कवर करना था। तीसरा, उन्होंने ये देखा कि 1857 में जो वॉर हुआ तो उसमें जितने प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज हुए, खर्चे, क्योंकि कोई भी वॉर अगर होता है तो उसमें खर्चा भी होता है। तो उन्होंने देखा सारे इंडियंस मिल के लड़े थे और बेभाव पैसा उस समय खर्चा हुआ था। तो उन्होंने सोचा यार इंडियन, इतने इंडियन गरीब दिखाई दे रहे, हम इतना लूट रहे, उनको 100 साल, उस समय तक उनको राज करते 100 साल हो चुका था। उन्होंने सोचा यार 100 साल से हम लोग इंडिया को इतना लूटे हैं, उसके बाद भी इनके पास इतना पैसा आया कहां से। इंडियन के पास पैसा बहुत था, बहुत इनकम था, मतलब इंडियन लोग जो थे बहुत ज्यादा अमीर थे, सोना उनके पास था। कारण उसका यह था कि जब सदियों से पहले से, सदियों से जब बिजनेस चलता था ना, हमारी इंडिया जो थी बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी, हमारा जो भारत देश था बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। वो फॉरेन कंट्रीज में हमारा जो हम जो प्रचलित थे, हमारा जो माल था, सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बोला जाता था, सचमुच यहाँ सोना था, पूरे देश का सोना हमारे यहाँ था। कारण क्या था उसका, उसका कारण ये था कि जब भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते थे, आजकल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, अब जैसे दूसरे देश, हमारी करेंसी चलती है, गांधी जी चलते हैं यहाँ पे इंडियन करेंसी आज के डेट पे, लेकिन अगर हमको कहीं दूसरे देश से ट्रांजैक्शन करना तो वहां डॉलर वगैरह चलता है, करेंसी चलती है। तो उस जमाने में क्या होता था, जब दूसरे देश से लोग ट्रांजैक्शन करते थे, जब दूसरे देश से वो लोग ट्रांजैक्शन करते थे, तो जब दूसरे देश से वो ट्रांजैक्शन किया करते थे, तो होता क्या था, जब जाते थे कोई सामान माल बेचने के लिए, जब माल बेचने के लिए जाते थे, तो बदले में वहां से सोना खरीद के, मतलब सॉरी, सोना लेकर आते थे। मतलब अगर मैं माल बेचने जा रहा हूँ, मान लो मैं फॉरेन माल बेचने जा रहा हूँ, सपोज मैं अमेरिका माल बेचने के लिए गया अपना, तो माल मैंने बेचा, तो वहां की अमेरिकन करेंसी तो मेरे यहाँ नहीं चलेगी। तो मैं बदले में क्या करता था, बदले में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया मेरे यहाँ तो एक आपका डॉलर तो मेरे यहाँ चलेगा नहीं, मेरे यहाँ तो गांधी जी चलेंगे, आप मुझे सोना दे दीजिए बदले में, सोना जरूर चलेगा, गोल्ड। तो ऐसे करते करते उस समय इंडियन गवर्नमेंट ना खूब सारा सोना, जो है, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, जो इंडियन लोग थे वो बिजनेस करने जाते थे और बदले में पूरे देश से अपना माल बेचते थे और बदले में सोना लेकर आते थे, करेंसी ट्रांजेक्शन के रूप में सोना। तो इस प्रकार से हमारे पास गोल्ड बहुत था, पैसे बहुत थे, हर किसी के पास खूब पैसे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा यार पैसा इनके पास बहुत है, एक तो हमारा लॉस हो गया, दूसरा उन्होंने सोचा यार पैसा इनके पास बहुत है। तो उन्होंने लॉस को मेंटेन करने के लिए और लोगों का पैसा को निकालने के लिए बोले इनको और गरीब करो, नहीं तो कल को फिर लड़ाई करेंगे ये लोग, फिर कैसे राज करेंगे। तो इनको कमजोर बनाने के लिए क्या लगाया मालूम, हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगाया गया 1860-61 में। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स तो चल ही रहा था, साथ में उन्होंने हमारे ऊपर क्या थोप दिया, इनकम टैक्स थोप दिया। तो इस तरह से इनकम टैक्स, और आपको यकीन नहीं होगा उस जमाने में कितना टैक्स देना पड़ता था मालूम, अगर कोई बंदा 100 रुपए कमा रहा है तो अंग्रेज उसमें 90% लेते थे, 90% उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। यानी कि 100 रुपए तुम कमा रहे हो, 90 रुपए अंग्रेज को टैक्स दे दो, 10 रुपए ही रखो। इससे बिजनेस तो पूरी तरीके से बेबहाव खराब हो गया। यार 100 रुपए कमा रहे हो, 90 रुपए टैक्स दे रहे हो, 10 रुपए रख रहे हो, ऐसे में क्या बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेसमैन तो कभी होगा नहीं। तो इस प्रकार से खूब शोषण हुआ, देश का क्या हुआ, बहुत शोषण हुआ, इससे ये हुआ। खैर चलो अपन टैक्स की बात करते, तो ये सिचुएशन था। अभी अपन हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा इनकम टैक्स की हिस्ट्री बता रहा था। तो ये चला 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 चला, यही एक्ट चलता रहा, चलता रहा, चल रहा। फिर इसमें कुछ सुधार हुआ 1919 में। 1919 में फिर से इनकम टैक्स एक्ट आया, उसमें कुछ सुधार उधार किए, कुछ अलग अलग एक्ट आए। उसके बाद फिर इसमें कुछ मेजर सुधार हुआ, अमेंडमेंट आए। सुधार को हम इंग्लिश में अमेंडमेंट्स कहते हैं, संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो 1935 में फिर एक अमेंडमेंट आया, तो ये चला। तो 1935 हमारे देश में 1935 से जो चला 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 चला, हमारे देश में, देश आजाद हो गया 1947 में। तो ये अंग्रेजों का ही एक्ट चल रहा था, इनकम टैक्स एक्ट जो चल रहा था, कानून जो चल रहा था, वो 1935 वाला ही चल रहा था देश की आजादी के बाद। अब जब देश आजाद हो गया तो भाई आवश्यकता अनुभव की गई कि भाई अंग्रेजों ने जो टैक्स का सिस्टम बनाया था वो लूटने के पर्पज से बनाया था, उसमें कुछ चेंजेस करने थे, लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया 1947 में कुछ चेंजेस करने का। तो ये 1947 वाला जो था ना, 1935 चलता गया। हमने जो पहला एक्ट कुछ संशोधन किया, जो हमारा जो इनकम टैक्स सिस्टम का जो एक्ट आया, जो हमारा इंडियन टैक्स सिस्टम का जो एक्ट, वो आपका है इनकम टैक्स एक्ट। इसको हम लोग कहते हैं इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट 1961 आया, 1961 आया, मतलब 90 बोलोगे सर 1935 से लेकर आजादी के बाद भी 1961 तक हमारे देश में कौन सा एक्ट चलता रहा, अंग्रेजों का ही बनाया हुआ एक्ट चलता रहा। हमने जो एक्ट बनाया वो कब बनाया,
इनकम टैक्स एक्ट 1961, यही एक्ट को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो 1961 में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सवाल उठता है कि ये एक्ट होता क्या है, कोई ज्यादा टेंशन मत लो, एक्ट का मतलब कानून होता है। कानून होता है, कैसे कोई चीज को करना है उसका कानून होता है, क्या नियम है, क्या कारण है, कैसे करना है, उसको क्या बोलते हैं, कानून। क्या क्या करना है, क्या क्या करना है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कानून। वो कानून में लिखा है, इसमें लिखा है कैसे टैक्स कौन सी इनकम, कैसे टैक्स लगेगा, कैसे टैक्स लगाना है, किसको क्या कहते हैं, कैसे टैक्स लगाना है, क्या है, ये सारी चीजें क्या होता है, कानून में आते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद होता है इनकम टैक्स एक्ट हो गया। इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स एक्ट हो गया। इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ, एप्लीकेबल ऑन, एप्लीकेबल ऑन 1962, यानी कब एप्लीकेबल हुआ, ये 1 अप्रैल 1962 में एप्लीकेबल हुआ। जो लागू हुआ, जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ। इसको हम लोग कह सकते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स क्या कहेंगे इसको, रूल्स कहेंगे। रूल्स मतलब, एक्ट मतलब ये होता है क्या क्या कैसे करना है, क्या करना है ये बताता है एक्ट, क्या क्या करना है, कैसे करना है ये कौन बताता है, इनकम टैक्स रूल्स बताता है। कैसे करना है, कैसे टैक्स लगाना है, कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है, नियम कायदे जो है वो सारी बातें, कैसे टैक्स लगाना है, इनकम पे टैक्स देना है, ये कौन बताता है, एक्ट बता रहा है, कानून बता रहा है। किसको किसको टैक्स देना है ये भी कौन बता रहा है, कानून बना रहा है। किस किस पे टैक्स देना है, किस नियम से टैक्स देना है, कितने कौन से किस इनकम पे टैक्स लगेगा, किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, कौन सा इनकम टैक्स जो है वो टैक्स फ्री रहेगा, कौन सा इनकम टैक्स फ्री रहेगा, वो सारी बातें किस में आती है, रूल्स में आती है। खैर, इनकम टैक्स एक्ट कब बना, 1961 में। देश में लागू कब हुआ, कानून बना 61 में, लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1962 से क्या हो गया, हमारे देश में लागू हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता, चलो बन गया, चल रहा था चल रहा था चल रहा था, तो क्या 61 से लेकर अभी तक क्या इनकम टैक्स, भाई 61 में लोगों की कमाई का तरीका अलग था, आज कमाई का तरीका अलग है। आज लोग ऑनलाइन भी कमाते, उस समय तो मोबाइल फोन या इंटरनेट तो था नहीं, तो आज तो कमाते। तो क्या चेंजेस नहीं आया होगा, बिल्कुल। तो क्या चेंजेस आता है, नोटिफिकेशन। किससे चेंज आता है, नोटिफिकेशन से। समय समय पर क्या लाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे जैसे कुछ नए चीजें आती है, 61 से लेकर इनकम के तरीके बदले होंगे, लोगों के कमाने के तरीके बदले होंगे। भाई 61 में कोई अलग तरीके से कमाते थे, आज का तो कमाने का तरीका अलग है, बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें जो कुछ संशोधन लाया गया होगा, चेंजेस लाया होगा, कुछ नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन लाया गया होगा, नोटिफिकेशन, कुछ चेंजेस लाना है, अमेंडमेंट्स लाना है, किससे लाया गया होगा, नोटिफिकेशन से लाया गया होगा। इसके बाद होता है सर्कुलर, 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 सर्कुलर या फिर ऑर्डर्स। इनकम टैक्स एक्ट, एक्ट में नोटिफिकेशन मतलब कोई चेंजेस लाना है, कुछ नया कानून लाना है, किसमें लाया गया, नोटिफिकेशन के थ्रू लाया गया। सर्कुलर और ऑर्डर्स, सर्कुलर और ऑर्डर्स क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। तो गवर्नमेंट संशोधन तो कर दिया, अमेंडमेंट तो ला दिया, अब इसको लागू करना, सर्कुलर करना किसका काम है, उसके अधिकारियों का काम है, ऑफिसर्स का काम है, उनके एम्प्लॉइज का काम है। तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट को सर्कुलर जारी किया जाता है, देखो भाई ये नियम हमने बना दिया है, अब इसको आप क्या करिए, ऑर्डर दिया जाता है कि आप इसको सर्कुलर में लाइए, आप इनके ऊपर, लोगों के ऊपर थोपिए, ये होता है। ठीक है, एंड फाइनली होता है केस लॉज। फाइनली क्या हो सकता है, केस लॉज मतलब केस करना, केस करना। ठीक है, मान लीजिए आपने, आपके ऊपर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स, इनकम लगा, इनकम आपकी इनकम पे टैक्स लगा दिया। अब आपने बोला, गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, आपने बोला यार मेरे इनकम पे टैक्स लगाया, इसी इनकम में तो फलाने आदमी ने कमाया था, उस पे तो आपने टैक्स नहीं लिया था, मुझसे टैक्स ले लिया है। तो आप गवर्नमेंट के ऊपर क्या करो, मेरे से टैक्स क्यों ले लिए, तो उसके लिए केस लॉस ले कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को केस कर रहे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ, केस चलता रहेगा, वो केस के ऊपर है। मतलब अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप केस कर सकते हो, गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हो कि भाई मेरे से ज्यादा टैक्स ले लिया गया है, या मेरे इनकम पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए था और टैक्स लगा दिया गया है। तो सारी बातें केस लॉस में करते हैं। खैर, ये आप लोग को पढ़ाई का कुछ है नहीं, ये तो कभी एग्जाम में आना भी नहीं है आप लोगों के, सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि भाई ये सब चीजें हो सकती है, ये मैंने बता दिया आपको इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स की थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई आप लोगों को, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को उसके बारे में बता दिया, एक्ट क्या होता है, तो आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, 61 होता है, 62 से एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, एक और बात बता दूं कि इनकम टैक्स देते कब है। ठीक है, इनकम टैक्स होता कैसे है, देते कब है, इसको आप लिख लेंगे। ओके, इसको आप लिख लेंगे।
तो मैं आपको कुछ बताने वाला था। देखिए, सबसे पहला बताने वाला था आप लोगों को कि इनकम टैक्स देगा कौन, कैसे देते हैं इनकम टैक्स, देगा कौन, चलो वो तो कल की बात करेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्या होता है इनकम, किस पे कब दिया जाता है टैक्स, ये देखते हैं। कब दिया किया जाता है इसमें, ईयर, यहाँ पे ईयर बेसिस पे टैक्स दिया जाता है। पहली बात, टैक्स अपन कैसे देंगे, क्या हर दिन कमाएंगे हर दिन टैक्स देंगे, कमाए टैक्स दिए, या हफ्ते हफ्ते में टैक्स देंगे, या महीने महीने में टैक्स देंगे? नहीं, हम टैक्स ईयर के बेसिस पे देंगे। आपकी साल भर की इनकम पे टैक्स दिया जाता है, साल भर की इनकम। आप साल भर कमा लीजिए कमा लीजिए कमा लीजिए, साल के एंड में आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। साल आप जानते हो, यहाँ पे साल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा जो साल होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और खत्म कब होगा, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर, यहाँ हम बात किसकी, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। ठीक, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ईयर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीवियस ईयर की, अपन बात करेंगे, बहुत बार प्रीवियस ईयर कहूंगा आपको। प्रीवियस ईयर मींस गत वर्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं गत वर्ष। और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष ये कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं गत वर्ष, और इसको कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर कोई बंदा है तो प्रीवियस ईयर में कमा लेगा। सवाल उठता है कि हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, कौन से साल में हम खड़े हैं, बताओ अभी हम कौन से साल में खड़े हैं। हम साल में खड़े हैं 2020-21 वाले साल में खड़े। हमारा जो असेसमेंट ईयर, जिस साल में हम चल रहा है, हमारा करंट ईयर क्या है, चल कौन सा साल रहा है, 20-21 साल, यानी कि साल हमारा चल रहा है साल 2020-21, ये हमारा साल चल रहा है। गिन लो ना, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 में हमारा साल अभी क्लोजिंग होगा, ये साल हमारा चल रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या है, पिछला साल क्या कहलाएगा, 2019-20, ये हमारा प्रीवियस ईयर था। तो कैसे टैक्स दिया जाता है, 19-20 में इस बंदे ने 19-20 में जितना कमाया होगा, जितना पैसा कमाया होगा, जितना इनकम कमाया होगा, कमा लिया। 19-20 में कमाया 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 कमाया, खूब कमाया खूब कमाया खूब कमाया। ठीक, 31 मार्च आया, आने दो, 2020 आया, साल खत्म हो गया। अगला दिन क्या आया, असेसमेंट ईयर का 1 अप्रैल 2020 आया, यानी नेक्स्ट ईयर, अगले साल का, मतलब असेसमेंट ईयर, करंट ईयर का पहला दिन आया। अब इस दिन वो बैठ के क्या करेगा, गिनेगा कि मैंने पिछले साल में कितना कमाया है, कितना मैंने पिछले साल में कमाया है, और उस पर टैक्स कब देगा, इस साल। मतलब इस साल कमाएगा, इस साल कमाएगा, और टैक्स कब देगा, टैक्स पेड करेगा इस साल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में जो आपने कमाया उसका टैक्स कब दोगे, असेसमेंट ईयर में किसी भी समय पे आप टैक्स क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक, फिर वही अगले साल जाओगे तो ये आज साल असेसमेंट ईयर है, वो अगले साल क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर, और वो आने वाला साल क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर। मतलब अगले साल की अगर अपन बात करें तो ये 20-21 प्रीवियस हो जाएगा, फिर अगले साल वो क्या हो जाएगा, 21-22 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो टैक्स का नियम समझ में आया कि प्रीवियस ईयर में जो कमाया जाता है उसका टैक्स कब भरा जाता है। तो अब कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई टैक्स कब भरा जाता है, तो जो प्रीवियस ईयर में आपने कमाया उसका टैक्स इस साल में भरा जाता है, और इस साल का टैक्स अगले साल में आप भरेंगे। तो ये नियम है, तो दिमाग बैठा लो, प्रीवियस ईयर और क्या, असेसमेंट ईयर, इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए। तो आज हम ज्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग बोर तो हुए नहीं होगे। इनकम टैक्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, और मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा इनकम टैक्स। ठीक है, तो आज हमने इनकम टैक्स के बारे में जान लिया। इनकम टैक्स का बेसिक मैंने बता दिया कि टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कहाँ से इनकम टैक्स आया, अंग्रेजों का दिया हुआ था इनकम टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा हो तो जब इनडायरेक्ट टैक्स चालू करेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। फिर इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या थी, फिर आज डेट में इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हुआ। हाँ, एक बात बताना भूल गया तो उसको दिमाग बैठा लो, 1961 जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ऑन ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैंने बताया था ना, मिटा दिया हूं मैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका टैक्स का रूल लागू होता है। यहाँ पे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, एक बात और सुन लो, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के इनकम टैक्स का रूल अलग है, या मध्य प्रदेश का या बिहार का इनकम टैक्स का रूल अलग है, ना ना ना। इनकम टैक्स जो लोग होते हैं, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं, या इनकम टैक्स जो पूरा कानून होता है, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, सेंट्रल लेवल पे लागू होता है। इस पे जो भी अथॉरिटी हो किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी जरा सी भी अथॉरिटी नहीं होती।
समझ गए? इनकम टैक्स की 101% अथॉरिटी किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको लागू करता है, इम्पोज करता है, और वही टैक्स वसूलता है। ये सारी बातें हैं, ठीक है? तो ये इनकम टैक्स है। तो खैर, इनकम टैक्स क्यों दिया जाता है, काहे दिया जाता है, एटमॉस्फेयर यूज करोगे, सारी बातें हम लोगों ने क्या कर ली आज, कर ली। तो ये था इनकम टैक्स का आपका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। आपका जो चैप्टर 1 है आपके बुक में, चैप्टर 1 तो मैंने खैर आपको क्लियर कर दिया, आप बाकी पढ़ेंगे, थ्योरी था ये चैप्टर 1। चैप्टर 2 हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस यूनिट 1 हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो मेन प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, कल के क्लास में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस, पर्सन क्या होता है, कौन टैक्स देता है, कौन टैक्स नहीं देता है, कौन से टैक्स पे इनकम, कौन से इनकम पे टैक्स लगता है, कौन की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, सारी बातें हम क्या करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? इसको नोट कर लेना कॉपी में अच्छे से, ओके? थैंक यू।